चलिए पहला सवाल है हम लोगों का, ये मई का करंट अफेयर है 2023 का। तो पहला सवाल है हम लोगों का, हाल ही में भारतीय नौसेना में स्लाइनेक्स 23 नामक नौसैनिक युद्धाभ्यास किस देश के साथ किया गया? क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा इसका बताइए। देखिए स्लाई, SL से क्या होता है श्रीलंका, SL से श्रीलंका, IN से इंडिया और EX से एक्सरसाइज। तो इसी नाम में तो छुपा हुआ है। तो कई बार आपको हिंदी में लिख देगा स्लाइनेक्स, कई बार हिंदी में लिख देगा, आए समझ में, स्लाइनेक्स। तो याद रखिएगा स्लाइनेक्स 23 जो होता है किसके किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका के बीच। तो कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, भारत और श्रीलंका के बीच। चलिए कोई डाउट इसमें नहीं ना? चलिए अब इससे जुड़ा हुआ जो पॉइंट है उसको देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 10वां जो है स्लाइनेक्स युद्धाभ्यास संस्करण 10वां है 2023 में, भारत और किसके बीच हुआ है? श्रीलंका के बीच हुआ है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? कोलंबो में। और ये किस प्रकार का अभ्यास था? नौसैनिक अभ्यास था, ठीक है। इसके अलावा श्रीलंका के साथ और कौन कौन सा अभ्यास आता है? याद रखिए मित्र शक्ति, ये भारत और श्रीलंका के बीच। और ये किस प्रकार का अभ्यास है? थल सेना का, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्ती युद्धाभ्यास, ये भारत, श्रीलंका और मालदीव। तो याद रखेंगे दोस्ती किसके किसके बीच है? भारत, श्रीलंका और मालदीव। ये देखिए भारत अपना वाला, मान लीजिए भारत अपना वाला, यहाँ पर मालदीव, यहाँ पर श्रीलंका। तो दोस्ती किस में? भारत, श्रीलंका और मालदीव में। ऐसी बात है। तो ये बातें हम लोग याद रखेंगे। क्लियर हो गया? चलिए कोई डाउट इसमें? अब समझ में आता है इसमें? चलिए हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे थे आप लोग पर। चलिए हाल ही में 7वां अजय वारियर युद्धाभ्यास 2023 बाबू छपेगा, मद निषेध में जो दरोगा होगा उसमें युद्धाभ्यास छपेगा, इंडेक्स जो होगा छप जाएगा, सम्मेलन जो होगा आसियान का सम्मेलन G20 G7 छप जाएगा, अब देख लीजिएगा। चलिए तो हाल ही में 7वां अजय वारियर युद्धाभ्यास 2023 भारत एवं ब्रिटेन के बीच कहाँ आयोजित हुआ? चलिए साहब, अजय वारियर युद्धाभ्यास 2023 भारत एवं ब्रिटेन के बीच कहाँ हुआ? तो सबसे पहला नंबर सवाल यही आएगा कि अजय वारियर युद्धाभ्यास किन किन दो देशों के बीच हुआ? क्या बोलेंगे? भारत एवं ब्रिटेन के बीच सबसे पहला सवाल ही होगा। बताइए कहाँ हुआ? अरब सागर, पिथौरागढ़, शैलेश्वरी और इंग्लिश चैनल। क्या हो जाएगा इसका? शैलेश्वरी, शैलेश्वरी हो जाएगा साहब। शैलेश्वरी ये ब्रिटेन में है। कहाँ है ये? ब्रिटेन में है। यहाँ पर जो है सो युद्धाभ्यास हुआ है भारत और किसके बीच? ब्रिटेन के बीच, इंग्लैंड के बीच हुआ है, जिसका नाम क्या है? अजय वारियर। क्या नाम है इसका? अजय वारियर नाम है, ठीक है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। अजय वारियर युद्धाभ्यास 2023 है, ये भारत और किसके बीच? ब्रिटेन के बीच। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? शैलेश्वरी कहाँ है? ये यूके नहीं, ब्रिटेन में है। अच्छा इसके अलावा ब्रिटेन के साथ कौन कौन सा युद्धाभ्यास होता है? एक तो अजय वारियर तो हो ही गया ना, इसके अलावा कौन कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो आप देखिए इंद्रधनुष युद्धाभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच। अभी हाल ही में हुआ है कोंकण युद्धाभ्यास, ये भी भारत और ब्रिटेन के बीच। और कैसा है ये? नौसैनिक है। और इसका जो कोंकण का आयोजन हुआ ये हुआ है अरब सागर में हुआ है। तो कोंकण किसके बीच? भारत और ब्रिटेन के बीच। कैसा है ये? नौसैनिक। कहाँ हुआ ये? अरब सागर में। और इसके अजय वारियर किसके बीच? भारत और ब्रिटेन के बीच। आयोजन कहाँ? शैलेश्वरी में। कोई डाउट इसमें नहीं ना? क्लियर हो गया ना? क्या बोले? कौन सा? कौन? नहीं ये वायुसेना का। हाँ चलिए इतना बातें आ गया समझ में ना? क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में तुर्की के मंजूरी के बाद नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? आंसर क्या जाएगा? अब देखिए साहब, आपको पता है कि नाटो के सदस्य बनने के कारण ही यूक्रेन अभी मार खा रहा है, क्योंकि रूस बोल रहा था कि तुम नाटो का सदस्य नहीं बन सकते हो। क्यों? क्योंकि रूस चाह रहा था कि जितना भी पहले देखिए सोवियत रूस था, मतलब रूस बहुत बड़ा था, और 1991 में ये रूस क्या हो गया? विघटित हो गया। रूस का विघटन हो गया 1991 ईस्वी में, ठीक है। और रूस से कई देश निकला जिसमें यूक्रेन और वगैरह शामिल था।
तो जिस तरह से हम लोग बोलते हैं कि अखंड भारत बनाएंगे, अफगानिस्तान को मिला लेंगे, पाकिस्तान को मिला लेंगे, बांग्लादेश को मिला लेंगे, उसी तरह से रूस का जो राष्ट्रपति पुतिन है ये भी बोल रहा है कि हम क्या करेंगे, अखंड जो है सो रूस बनाएंगे, सोवियत रूस फिर से बनाएंगे। मतलब यूक्रेन वगैरह जो टूट के अलग हुआ है सबको फिर से क्या कर लेंगे, मिला लेंगे। अगर मान लीजिए यूक्रेन को अगर रूस मिलाना चाहेगा तो यूक्रेन से लड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो नाटो में 30 देश है, अगर ये सदस्य बन गया तो होगा क्या समझिएगा, नाटो में 30 देश, नाटो एक संस्था है, नाटो क्या है, संस्था है जिसमें 30 देश शामिल है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें 30 देश है। अगर इस 30 देश पर किसी एक को देश पर मान लीजिए कोई दूसरा देश इस पर हमला करेगा, ये 30 देश मिल करके उससे लड़ेगा। अगर मान लीजिए यूक्रेन इसका सदस्य बन जाता है और बाद में रूस चाहेगा कि यूक्रेन को मिला लें और मिलाने के लिए अगर झगड़ा करेगा, लड़ाई करेगा, तो 30 देश मिल करके इस पर युद्ध करेगा रूस के साथ, तो बताइए रूस जीत पाएगा? इसीलिए करके रूस पहले ही बोला यूक्रेन को कि तुम नाटो का सदस्य नहीं बनेगा, ताकि बाद में थोड़ा मार पीट के मिलेबो करेंगे ना अगर, तो ये सब हमसे लड़ेगा नहीं। लेकिन यूक्रेन बोला कि नहीं हम सदस्य बनेंगे, और जो ही बोला सदस्य बनेंगे तो रूस क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो स्वाभाविक बात है कि और भी देश जो रूस से क्या हुआ है, अलग हुआ है, वो अगर देश अगर नाटो का सदस्य बनेगा तो ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रूस उस पर भी आक्रमण कर सकता है। तो अभी हाल ही में नाटो का सदस्य जो है 31वां देश, पहले 30 था, अब 31वां देश जो बन गया है वो बन गया है फिनलैंड। कौन बन गया है? फिनलैंड बन गया है। ऐसी बात है। फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? हेलसिंकी। कहाँ है? हेलसिंकी इसकी राजधानी है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। अच्छा देखिए, 2 देश इसमें प्रस्ताव रखा था कि हमको नाटो का सदस्य बनने दीजिए, एक स्वीडन भी रखा था और फिनलैंड भी रखा था। लेकिन 2 देश ऐसा था जो इसको हमेशा रोक रहा था, बनने नहीं दे रहा था, क्योंकि अगर नाटो में 30 देश है ना, अगर 29 देश भी बोलेगा कि सदस्य बना लो और एक देश बोलेगा कि सदस्य नहीं बनाओ, तो समझिए कि सदस्य नहीं बनेगा। तो 2 देश ऐसा था कि हमेशा इसको रोक रहा था, एक था तुर्की और एक था हंगरी। ये दोनों हमेशा रोक रहा था। लेकिन इस बार जो है सो फिनलैंड को क्या कर दिया, बोला कि बना देगा, ये मंजूरी दे दिया कि ठीक है फिनलैंड को आप क्या करिए, नाटो का सदस्य बना दीजिए। लेकिन स्वीडन को बनाने की जो प्रस्ताव थी, स्वीडन भी चाह रहा था बनने के लिए, लेकिन तुर्की और हंगरी इस पर क्या कर दिया, रोक लगा दिया। तो याद रखिएगा कि फिनलैंड जो है सो ये 31वां देश नाटो का सदस्य बना है। ऐसी बात है। चलिए, कोई डाउट इसमें? देखिए, जो भी डाउट होगा अभी पूछा करिए, बाद में बोलिएगा कि सर समझ में नहीं आ रहा है, तो कितना हम लोग समझा पाएंगे अलग से, इसलिए करके अभी पूछा करिए, पूछने की आदत डालिए। चलिए, इसका थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में तुर्की के मंजूरी के बाद फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश बन गया, जबकि स्वीडन के प्रस्ताव को तुर्की एवं हंगरी ने क्या कर दिया, वो अस्वीकार कर दिया, बोला तोरा नहीं बनावेंगे। आए समझ बात है। चलिए, अब देखिए नाटो का महासचिव, नाटो का महासचिव कौन? जेम्स स्टोल्टनबर्ग। कौन है? जेम्स स्टोल्टनबर्ग। जेम्स स्टोल्टनबर्ग, क्या बोलेंगे? जेम्स स्टोल्टनबर्ग। ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है नाटो का? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स कहाँ पड़ता है? बेल्जियम में। पूछेगा कि नाटो की स्थापना कब हुआ? 4 अप्रैल 1949 को। कब? 4 अप्रैल। अब बोलेगा कि नाटो का पूर्ण रूप क्या होता है, क्या बोलेंगे? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब बात आई फिनलैंड की, क्योंकि फिनलैंड अभी जो है सो सदस्य देश बना है, तो फिनलैंड की राजधानी पूछेगा तो क्या बोलेंगे? हेलसिंकी। और पूछेगा कि फिनलैंड का प्रधानमंत्री है कौन है, क्या बोलेंगे? पेटेरी ओरपो। कौन है? पेटेरी ओरपो। ठीक है ना, पेटेरी ओरपो। ठीक है, पेटेरी ओरपो। ठीक है ना। चलिए, इतना बातें हम लोग ध्यान में रखेंगे। हाँ बोलिए। नहीं, अभी नहीं है, बस वो खाली बोला था कि बनेंगे, कूट दिया पकड़ के ऐसे में, लेकिन बहादुरी के साथ लड़ा हुआ। हाँ, नहीं होता ना ऐसा, आपस में समझौता होता, बैठक होता है हमेशा। हाल ही में आयोजित पहले WPL मतलब समझते हैं? वुमेन प्रीमियर लीग, यानी महिला प्रीमियर लीग। यानी जिस तरह से IPL होता है इंडियन प्रीमियर लीग, उसी तरह से महिला का पहली बार 2023 में शुरू किया गया। इससे पहले महिला का कोई WPL वुमेन प्रीमियर लीग नहीं होता था, महिला का IPL नहीं होता था। पहली बार 2023 में शुरू हुआ, जिसमें 5 टीम भाग ली थी। कितना टीम भाग ली थी? 5 टीम भाग ली थी। बातें पहले भी पढ़ाए होंगे। इसमें 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने किस टीम को हरा कर जीता है? किस टीम को हरा कर जीता बताइए?
तो सबसे पहला देखिए सवाले में एक आंसर छुपा हुआ कि पूछेगा कि WPL 2023 का विजेता कौन रहा, कौन टीम, क्या बोलेंगे? मुंबई इंडियंस जीता। ये जीता तब ना किसी को हराया। तो बताइए किस टीम को हरा के जीता है ये? तो दिल्ली कैपिटल्स को। किसको? दिल्ली कैपिटल्स को। ठीक है, 5 टीम भाग ली थी जिसमें दिल्ली कैपिटल्स और क्या कहते हैं मुंबई थी। तो मुंबई विजयी हुआ और दिल्ली कैपिटल क्या हो गया? हार गया। तो सबसे अगर पूछेगा कि इस IPL में, इस WPL में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिकी थी? स्मृति मंधाना। कौन बिकी थी? स्मृति मंधाना। और स्मृति मंधाना की टीम हार गई। याद रखिए, जो महंगा खिलाड़ी बिकता है चाहे IPL हो या महिला IPL में, तो आप देखिए कि उस टीम क्या हो जाता है? हार जाता है। चलिए अब इसका देख लेते थोड़ा सा। पहला WPL यानी महिला प्रीमियर लीग 2023 हुआ जिसमें विजेता कौन बना? मुंबई इंडियंस। और इसकी जो कैप्टन थी कौन थी? हरमनप्रीत कौर। कौन थी? हरमनप्रीत कौर। ठीक है, उसके बाद देखिए उप विजेता कौन? दिल्ली कैपिटल्स। इसकी कप्तान जो थी कौन थी? मैग लेनिंग। कौन थी? मैग लेनिंग। ठीक है, मैग लेनिंग, ये ऑस्ट्रेलिया की थी। उसके बाद देखिए ऑरेंज कप किसे मिला? मैग लेनिंग को, इन्हीं के कप्तान को। और पर्पल कैप किसे मिला? हेली मैथ्यूज को। किसे मिला? हेली मैथ्यूज को। और ये किसके तरफ से खेल रही थी? मुंबई की तरफ से। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हरमनप्रीत कौर है जो ये क्या कहते हैं आप कप के साथ ये हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग साहब। बताइए इसरो के द्वारा हाल ही में नासा के साथ मिलकर किस पृथ्वी विज्ञान उपग्रह का निर्माण किया गया? बताइए। EOS-3, जियो पृथ्वी 5, अर्थ 5B और निसार। बताइए क्या होगा? चलिए इसका आंसर हो जाएगा साहब निसार। निसार। अभी इसरो जो है भारत का जो अंतरिक्ष की जो संस्थाएं हैं इसरो, ये हाल ही में क्या किया है कि नासा कहाँ की संस्थाएं हैं? USA की। कहाँ की है ये? USA की अंतरिक्ष जो है सो संस्थाएं हैं। तो इसके साथ मिलकर के पृथ्वी विज्ञान उपग्रह निसार को लॉन्च किया है। निसार को लॉन्च किया। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं क्या है ये। हाँ, आप देखिए साहब, इसरो ने अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ मिलकर निसार NISAR निसार नामक पृथ्वी उपग्रह का क्या किया है? निर्माण किया है। आप यहाँ पर देख लीजिए, यही है पृथ्वी उपग्रह। अब बात आई क्योंकि लॉन्च किया तो कई बार यही सवाल पूछा जाएगा कि हाल ही में किस क्या कहते हैं एजेंसी के साथ मिलकर के किया है? तो नासा के साथ किया है। इसरो की स्थापना अगर पूछेगा कब हुआ, क्या बोलेगा? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। संस्थापक इसरो के कौन थे? तो विक्रम साराभाई। कौन थे? विक्रम साराभाई। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ। कौन है? S सोमनाथ। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में है। अब देखिए इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए नासा का मुख्यालय, क्योंकि नासा भी इसमें शामिल है, तो नासा का पूछेगा मुख्यालय वाशिंगटन DC। कहाँ? वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC अमेरिका की राजधानी भी है। अब देखिए नासा का पूर्ण रूप पूछेगा तो बोलेंगे नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बोलेंगे? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब समझ में आ रहा है? पहले से हल्का बुझा रहा कि भारी और हो गया? कि पहले वाला ठीक था, ये वाला ठीक है? चलिए इसमें मेहनत 3 गुना अधिक है उससे। चलिए अब देखिए हाल ही में महाराष्ट्र के लातूर में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किनकी प्रतिमा के रूप में किया गया है? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा इसका BR अम्बेडकर। महाराष्ट्र के लातूर में BR अम्बेडकर की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया जिसकी ऊंचाई कितना है? 70 फीट है। अच्छा बताइए स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किसका है? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किसका है? रामानुजाचार्य। किसका है? रामानुजाचार्य। कई बार लिखाए हुए हैं, ये लिखा है ना। ये हैदराबाद में। कहाँ है ये? हैदराबाद में। उसके बाद पटेल जी का कौन सा था? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ बोलेगा यूनिटी, ये मूर्ति का नाम है। ठीक है ना।
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया अलग से। तो ये पटेल जी का, किसका है? पटेल जी का। कहाँ है ये? केवड़िया में, यही ना, केवड़िया गुजरात में, केवड़िया, केवड़िया ये गुजरात में, अहमदाबाद में है। चलिए, उसके बाद बताए थे होलोग्राम प्रतिमा, कहाँ है होलोग्राम प्रतिमा? किसका? सुभाष चंद्र बोस का, 28 फीट का। भूल गई है? नई दिल्ली के इंडिया गेट के सामने। हाँ, 28 फीट, 28 फीट का सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस का। किसका? सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, तो ये है कितना फीट का? 28 फीट का। कहाँ है? दिल्ली में, नई दिल्ली इंडिया गेट के सामने, नई दिल्ली इंडिया गेट के सामने। ऐसा बात है। चलिए, बहुत बढ़िया साहब। इसी तरह बहादुरी के साथ हम लोग को याद रखना है। और अभी बन गया है स्टैच्यू ऑफ नॉलेज। सीता माता की प्रतिमा बताइए, सीता माता की प्रतिमा कितना फीट का? 251 फीट का, 251 फीट का ना। कहाँ पे? सीतामढ़ी में। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। और विश्वास्वरूपम, विश्वास्वरूपम बताइए किसकी? शिव की प्रतिमा। कहाँ पे? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान के। विश्व खुशहाली इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा रहा? बताइए। विश्व खुशहाली मतलब पूरे दुनिया में भारत की जनता कितना खुश है, तो इसका रैंकिंग जारी किया जाता है। जो पहला स्थान पर रहेगा समझिए वो बहुत खुश है, ऐसा में खुशी से पागल हो गया है ऐसे में। और जो मान लीजिए सबसे लास्ट स्थान पर है तो समझिए वो क्या है? वो पूरा गम में, पूरा दुख में है। ऐसा में बात है। तो बताइए, भारत का स्थान इस विश्व खुशहाली इंडेक्स में वर्ल्ड हैप्पीनेस, इसको इंग्लिश में भी लिख के दे सकता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस। क्या लिख के दे देगा? वर्ल्ड हैप्पीनेस। ठीक है, तो इसका स्थान कौन सा रहा? 136वां। कितना रहा? 126वां, 126वां स्थान रहा। ठीक है, पहले था 136वां, मतलब लोग अधिक खुश हो रहा है अब ऐसे में। चलिए, हाँ सही बात है, मोदी के कारण। और जब दुख होता है तो उस समय कहने बोलते हैं मोदी के कारण, उस समय राहुल गांधी के कारण दुखी होता है। चलिए, बहुत बढ़िया है, लॉजिकली बात है, सही बात है। अगर प्रेस में हम लोग चल गए हैं 161वां तो राहुल गांधी के कारण, और इसमें घट गए 10 तो नरेंद्र मोदी के कारण। बहुत बढ़िया। चलिए, चलिए देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस 2023 विश्व खुशहाली इंडेक्स, प्रथम स्थान पर कौन रहा? फिनलैंड। फिनलैंड, आपको पता है कि फिनलैंड अभी क्या बना था? नाटो का सदस्य। फिनलैंड की राजधानी कहाँ? हेलसिंकी। कहाँ था? हेलसिंकी। और ना याद रहेगा तो याद रखना है कि पिंकी, ऐसे बात है। तो आराम से आसन में तो अब हेलसिंकी है ना, याद रहेगा तो क्या बोलेंगे? पिंकी याद रखिएगा, हेलसिंकी या हे पिंकी तो याद रहेगा लॉजिकली। आप नाम मिलता जुलता देखिएगा तो। चलिए, तो हेलसिंकी उसकी राजधानी हो गया। चलिए, अब देखिए, खुशहाली में दूसरे स्थान पर कौन है? डेनमार्क। कौन है? डेनमार्क। और भारत का स्थान कितना रहा? अब पहले कितना था? 137। बस इतना बात हम लोगों को वर्ल्ड हैप्पीनेस से याद रखना। भारत का रैंकिंग जरूर याद रखिएगा, पहला स्थान पे कौन है उसको जरूर याद रखिएगा। चलिए साहब, हाँ चलिए, बहुत अच्छा, अति सुंदर, अति सुंदर। ये फोटो कहाँ से आ गया हो? और विश्व स्वरूप वाला इसमें आ गया, तरह गड़बड़ा गया। हाँ हाँ, 180। चलिए, हाँ नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा पहली बार स्वास्थ्य का अधिकार कानून लगाने का प्रावधान किया गया? बताइए। देखिए, हम लोग संविधान में कहीं भी स्वास्थ्य का अधिकार पढ़ते हैं, नीति निर्देशक तत्व में पढ़ते हैं कि राज्य सरकार को या जो भी केंद्र सरकार हो, राज्य का अधिकार है, राज्य का कर्तव्य है, कर्तव्य में पढ़ते हैं कि राज्य का कर्तव्य है नीति निर्देशक तत्व के अधीन कि लोगों के जीवन स्तर, पोषण स्तर और स्वास्थ्य स्तर को क्या करें? बढ़ाएं। ये हम लोग पढ़े हुए ना, किस अनुच्छेद में? 47 में, अनुच्छेद 47 में। ये नीति निर्देशक तत्व है, लेकिन इसमें राज्य सरकार या केंद्र सरकार के मन पे डिपेंड करता है कि नीति निर्देशक तत्व में वर्णित विषय को लागू करेगा या नहीं करेगा। मतलब अनुच्छेद 47 में लिखा हुआ है कि राज्य एवं केंद्र सरकार का दायित्व है कि वो
राज्यों के नागरिकों के जीवन स्तर, पोषण स्तर और स्वास्थ्य स्तर को बढ़ाने का काम करे। लेकिन ये नीति निर्देशक तत्व में है, तो ये सरकार बाध्य नहीं है कि आप करवे करिएगा। सरकार का मन होगा तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। लेकिन मौलिक अधिकार अगर बना दिया जाए तो सरकार को हर हाल में करना पड़ेगा। अभी देखिए, हाल ही में एक राज्य सरकार जो है, जो स्वास्थ्य को क्या कर दिया है, अधिकार बना दिया है, अधिकार कानून लेकर आया है। तो ये कौन से बना के आया है? राजस्थान सरकार। कौन सा सरकार? राजस्थान सरकार। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम अशोक गहलोत। क्या है? अशोक गहलोत। बताइए किस पार्टी से हैं? कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी से। किस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। ठीक है साहब, इस बात को याद रखिएगा। राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। कहाँ है? जयपुर है। और राजस्थान के राज संबंध में आप पढ़े हैं कि विश्व स्वरूपम, जो शिव का सबसे बड़ी प्रतिमा है, वो बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 369, यानी 369 369 FT में है ना, FT में। चलिए, फिट में इतना है उसका। चलिए अब देख लेते हैं इस कानून से संबंधित। देखिए, मार्च 2023 में राजस्थान सरकार ऐतिहासिक कानून स्वास्थ्य का अधिकार कानून लाया है। ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया। कोई भी राज्य ऐसा नहीं बना। तो पहली बार क्या है कि स्वास्थ्य का क्या कर दिया? अधिकार बनाया गया। स्वास्थ्य को क्या बनाया गया? अधिकार बनाया गया। तो इस बात को याद रखिएगा। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। इतना पॉइंट याद रखिएगा। हाल ही में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 32वां व्यास सम्मान 2022 से किन्हें सम्मानित किया गया? बताइए। देखिए, सबसे पहला नंबर के बिरला जो है ना, के बिरला फाउंडेशन। ये संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है। ये संस्था है। इस संस्था के द्वारा 3 पुरस्कार दिया जाता है। बिहारी पुरस्कार, बिहारी सम्मान, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान। 3 प्रकार का सम्मान। अगर तीनों में पूछे कि सरस्वती सम्मान किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, बिहारी सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, और पूछेगा कब से दिया जाता है तीनों, 1991 से। कब से दिया जाता है? तो पूछा जाएगा कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा बिहारी, सरस्वती और व्यास सम्मान की शुरुआत कब से हुई? कोई डाउट? अब देखिए, ये हर साल दिया जाता है। और ये जो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। याद रखिएगा, तीनों दिया जाता है किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में। कोई डाउट इसमें? नहीं ना। चलिए अब देखिए, हाल ही में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 32वां संस्करण, याद रखिएगा, 32वां व्यास सम्मान 2022 से किन्हें सम्मानित किया गया? अब देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर इसका क्या हो जाएगा? माधव हाड़ा व्यास सम्मान। चलिए बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या बताया आप लोग? माधव हाड़ा। चलिए देख लीजिए, इसका आंसर क्या होता है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। क्या होता है? डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। चलिए देखिए, 32वां व्यास सम्मान 2022, 32वां व्यास सम्मान 2022 ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 1991 से दिया जाता है। ये जो दिया गया इस बार 2022 में जो विजेता बने हैं व्यास सम्मान का, याद रखिएगा, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। देखिए, बेदी साहब व्यास लिए हैं। बेदी साहब क्या लिए हैं? व्यास सम्मान लिए हैं। ऐसा बात है, बेदी साहब व्यास सम्मान। चलिए उसके बाद देखिए, अच्छा इसका पुस्तक कौन सा? पागल खाना। कौन सा पुस्तक है? पागल खाना। ऐसा बात है, पुस्तक का नाम याद रखिएगा, पागल खाना। आप देख लीजिए, यहाँ पर फोटो है पागल खाना। ये जो मुस्कुरा रहे हैं ना, ये है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। ऐसा बात है। चलिए ये मत सोचिए कि उसके वजह से मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा किसके वजह से? इसके वजह से। ठीक है, ये मत समझिए। ठीक है, इतना बड़ा पुस्तक लिखे हैं और आप देख रहे हैं कि इन्हें सम्मान भी मिला है। देखिए, लॉजिकल याद रखने के लिए हम लोग ऐसा मजाक कर देते हैं, ऐसा। बाकी सब लोग को हम लोग सम्मान करते हैं कि नहीं। चलिए अब देखिए, तो ये 2022 में मिला है। तो हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि जब नया मिलता है तो नया नहीं पूछ करके, क्योंकि उसको पता होता है कि सब बच्चा याद कर लिया होगा, हो सकता है कि 1 साल पीछे वाला पूछ देता है। ऐसे में होशियार होता ना वो सब। तो अगर पूछ देगा कि 2021 में व्यास सम्मान किससे मिला, क्या बोलेंगे? असगर वजाहत को। और किस पुस्तक के लिए? महाबली के लिए। किसके लिए? महाबली के लिए। ऐसे बात है। चलिए अब देखिए, 1991 से दिया जा रहा है। तो हो सकता है पूछ दे कि पहली बार किसको मिला। तो याद रखिएगा, प्रथम जो है सो व्यास सम्मान विजेता जो थे रामविलास शर्मा। कौन थे? रामविलास शर्मा। और इन्हें किस पुस्तक के लिए दिया गया? भारत के प्राचीन भाषा परिवार एवं हिंदी के लिए।
90% चांस यहीं से रहेगा पूछने का डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी साहब से। और क्या कहते हैं 9% यहाँ से चांस रहेगा, 1% में यहाँ से रहता है। ऐसा बात है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको बताए व्यास भी दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और चलिए 32वां बिहारी सम्मान 2022, ये इसका विजेता जो बने हैं माधव हारा। कौन बने हैं? माधव हारा बने हैं। उपन्यास इनका क्या है? पचरंग चोला पहन सखी रे। पचरंग चोला पहन सखी रे, यही ना, पचरंग चोला पहन सखी रे। अब देखिए 2021 में पूछेगा किनका है, तो मधु कांगड़िया का। किनका है? मधु कांगड़िया का। ये किसके लिए? हम यहाँ थे। किसके लिए? हम यहाँ थे। क्या हुआ अभी केस? हम यहाँ थे। कोई डाउट इसमें? चलिए प्रथम विजेता इसके कौन बने? जय सिंह नीरज, ढानी का आदमी। कौन सा? ढानी का आदमी। कोई डाउट नहीं ना? चलिए आप चलाइए 32वां सरस्वती सम्मान 2022। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 इसके विजेता कौन बने हैं? शिव शंकरी। कहाँ की है? तमिल के। देखिए शंकरी, शिव और सरस्वती दोनों साथ आ गए हैं। शिव और सरस्वती दोनों भगवान जी का नाम है ना, तो याद रखिए भगवान में भगवान। आए समझ में? अब वेदी में व्यास, क्या याद रखेंगे? वेदी में व्यास। और जो बच गया हारा बिहारी, हारा बिहारी। आए समझ में? चलिए तो इस करके याद रखिएगा। इसका पुस्तक कौन सा है? सूर्यवंशम। ये तमिल लेखिका है, सूर्यवंशम इसका पुस्तक है। 2021 में जो मिला था रामदरस मिश्र को मिला था। किसे मिला था? रामदरस मिश्र को, मैं तो यहाँ हूँ। देखिए 2021 में मधु कांगड़िया को मिला था हम यहाँ थे, और रामदरस मिश्र कहते हैं मैं तो यहाँ हूँ। ऐसे बात है। ये किस वाला में? ऐसे में याद रखिएगा, ये पूछा भी गया है सवाल। ये सवाल पिछले बार पूछा भी गया था। तो 22 वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, लेकिन 21 वाला को भी ध्यान में रखिएगा। पहली बार किसे दिया गया ये सरस्वती सम्मान? हरिवंश राय बच्चन को। किसे दिया गया? हरिवंश राय बच्चन को। और इनको किस पुस्तक के लिए? आत्मकथा के लिए। आत्मकथा के लिए। ठीक है साहब। आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी साहब। यहाँ जो आप देख रहे हैं यह माधव हारा साहब। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं शिव शंकरी। ठीक है साहब, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए बताइए कि हाल ही में 6 मार्च 2023 को 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ? बताइए, घींच लीजिए जल्दी, बताइए, घींच लीजिए जल्दी सर, बताइए इसका आंसर बताइए ना, हम तो घींच देंगे। आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा कुआलालंपुर। कहाँ हो जाएगा? कुआलालंपुर। कुआलालंपुर कहाँ की राजधानी है? कहाँ की राजधानी है? मलेशिया की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है? मलेशिया की राजधानी है। ठीक है साहब। लेकिन यही पूछेगा कि केवल आसियान का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? देखिए आसियान, 5वां आसियान भारत व्यापार, अगर भारत व्यापार लगाएगा तब बोलना है कुआलालंपुर में। और केवल पूछेगा कि आसियान का 42वां सम्मेलन, इसका मतलब ये हो गया ये व्यापार से संबंधित नहीं है, ये वार्षिक बैठक है। वो अगर पूछेगा तब बोलिएगा लाबो आन बाजो। लाबो आन बाजो। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? लाबो आन बाजो। ठीक है। तो देखिए 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 6 मार्च 2023 को मलेशिया के कुआलालंपुर में संपन्न हुआ। अब देखिए आसियान की बात आई तो आसियान एक संस्था है, जैसे नाटो बताएं संस्था है, उसी तरह से आसियान संस्था है। वो दक्षिण पूर्व एशिया का संस्था है, मतलब एशिया का दक्षिण पूर्व, भारत के दक्षिण पूर्व में जो अवस्थित देश है उसका संस्था है। तो देखिए सब देश कर्ता संस्था बना के क्या बताते हैं? शिक्षा से संबंधित और व्यापार से संबंधित, रक्षा से संबंधित एक दूसरे से समझौता करता। आप बढ़िया गोली बनाए ना तो इस सदस्य का जो देश होगा वो कहेगा हमको भी गोली दीजिए। ऐसा नहीं बात है। आप हमको लड़ाकू विमान दीजिए। आपके यहाँ अनाज की कमी हो गई तो आपको मदद करेगा। मदद करने का मतलब खरीदिएगा ही, लेकिन उपलब्ध करेगा तब ना, बेचेगा तब ना आप खरीदिएगा। तो एक दूसरे का रक्षा से संबंधित, व्यापार से संबंधित, या फिर खेल से संबंधित, या क्या कहते हैं और भी तरह का जो समझौता होता है, ये सारे समझौता करता है एक दूसरे पर, ताकि डिपेंड रहें और साथ मिलकर के क्या करें? विकास करें। ऐसा में इसलिए करके अलग अलग संस्थाएं बनाए गए। तो जो आसियान का सदस्य देश है याद रखिएगा इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया। इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड।
ब्रुनोई, म्यांमार, वियतनाम। ब्रुनोई, म्यांमार और वियतनाम, और लास्ट में याद रखिएगा लाओस। तो पूछा जाएगा कि आसियान में कुल कितने देश हैं? 10। और भारत इसका सदस्य नहीं है, भारत के इसका सदस्य नहीं है। चलिए देखिए, 42वें आसियान वार्षिक सम्मेलन, 42वें आसियान वार्षिक सम्मेलन का आयोजन मई 2023 में इंडोनेशिया के मेजबानी में कहाँ किया गया? लाबुआन बाजो। कहाँ क्या गया था? लाबुआन बाजो। क्या बोलेंगे? लाबुआन बाजो। ठीक है, यहाँ पर क्या गया? अब देखिए, ये तो हो गया 2023 में, लाबुआन बाजो में कहाँ हुआ? 2023 में हुआ, इंडोनेशिया में। 2024 में पूछेगा कहाँ होगा, क्या बोलेंगे? लाओस में। कहाँ हुआ? लाओस में। अच्छा, आसियान की बात आई तो बताइए, आसियान की स्थापना कब हुआ? 8 अगस्त 1967 को। कब हुआ? 8 अगस्त 1967 को। अब पूछेगा आसियान, आसियान इस तरह से होता है, इसका पूछेगा फुल फॉर्म क्या होता है, क्या बोलेंगे? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। शायद आपके टेस्ट में भी इसका हम लोग फुल फॉर्म डाले थे। तो याद रखिए कि आसियान जो होता है, इसको हिंदी में बोल सकते हैं आप। कई बार देखिए, आसियान शिखर सम्मेलन नहीं देगा, इसका हिंदी दे देगा दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, हिंदी में इसको बोलते हैं। क्योंकि साउथ ईस्ट का मतलब क्या होता है? दक्षिण पूर्वी एशिया। देखिए, साउथ ईस्ट एशिया मतलब दक्षिण पूर्वी एशिया। तो भारत का जो दक्षिण, भारत से जो दक्षिण पूर्व एशिया है, भारत से क्या, भारत के दक्षिण पूर्व की ओर अवस्थित है, तो उसका जो देश है, ये सारे देश उसी तरफ का अवस्थित है, दक्षिण पूर्व में, एशिया के दक्षिण पूर्व में, उसी का एक समूह है। तो इसे लेकर के याद रखिएगा, चाहे आसियान का सम्मेलन पूछे या दक्षिण पूर्वी एशिया का वार्षिक सम्मेलन पूछे, तो आपको बोलना है ये। ठीक है, चलिए। हाँ, किस में? क्या? कौन से में? 41वां में। तो ये 42वां है ना, ये क्या बोले? विशेष प्रतिनिधि के रूप में भारत G7 का नहीं है सदस्य, लेकिन भारत जाता है कि नहीं जाता है प्रतिनिधि के रूप में? विशेष क्यों न बताए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मिस्टेक हो गया वो अलग बात है, लेकिन 10वां देश भारत नहीं है, उसको क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए, प्रथम फ्रीनेक्स युद्धाभ्यास 2023 भारत एवं किस देश के बीच द्विपक्षीय युद्धाभ्यास संपन्न हुआ? बताइए। फ्रीनेक्स से ही पता चल रहा आपको। AFR से फ्रांस, IN से इंडिया, और J से जॉइंट एक्सरसाइज मतलब संयुक्त एक्सरसाइज। देखिए, नामियस पता चल गया ना। लेकिन इसको हिंदी में भी आपको लिख सकता है फ्रीनेक्स। क्या लिख सकता है हिंदी में भी? फ्रीनेक्स। ऐसा अगर लिख देगा तब फिर गड़बड़ा जाएगा। तो इसीलिए करके याद रखना है कि भारत और फ्रांस, और मैक्सिमम चांस रखिएगा कि इसी तरह से आपको पूछेगा। लेकिन अगर ऐसा वाला रहे ना, तो इंग्लिश में सवाल जो होता है वहाँ जा करके देख लीजिएगा, आपको ऐसा लिखा मिलेगा, समझ रहे? तो फिर वहाँ पर आसान हो जाएगा। चलिए, अब देख लेते हैं हम थोड़ा सा फ्रांस के साथ कौन कौन सा युद्धाभ्यास होता है। मेरा कौन बीमारी धर लिया, घिसक नहीं रहा है। चलिए देखिए, प्रथम फ्रीनेक्स, ये पहली बार शुरू हुआ है, तो इसीलिए करके थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले फ्रीनेक्स नहीं हुआ करता था, ये पहली बार हुआ कि फ्रांस के साथ एक नया युद्धाभ्यास शुरू हुआ फ्रीनेक्स के रूप में। तो फ्रीनेक्स युद्धाभ्यास भारत प्लस किसके बीच? फ्रांस के बीच। ये कैसा युद्धाभ्यास है? थल सैनिक युद्धाभ्यास है। इससे पहले हम लोग फ्रांस के साथ और भी युद्धाभ्यास करते हैं, जैसे कि वरुण युद्धाभ्यास। ये कई बार बताएं, भारत और फ्रांस के बीच ये कैसा युद्धाभ्यास है? ये वरुण कैसा है? ये नौसेना वाला। गरुड़ कैसा है? वायुसेना। गरुड़ जो है वायुसेना का। और एक्स शक्ति युद्धाभ्यास ये है थल सेना का। ठीक है, ये सारे हम लोग फ्रांस के साथ करते हैं, याद रखिएगा। फ्रांस के साथ युद्धाभ्यास हुआ तो बताइए फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम? फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रो। फ्रांस की राजधानी पेरिस, और पेरिस किस नदी के किनारे? शीन नदी के किनारे। ठीक है साहब, चलिए इतना पॉइंट हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, पेरिस शीन नदी के किनारे। हाल ही में देश के 28वें लेखा महानियंत्रक यानी CGA SS दुबे किसके स्थान पर नियुक्त हुए? बताइए किसके स्थान पर? गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है पहले बताइए हमको। R वेंकट रमन क्या है? क्या लेखा महानियंत्रक हैं?
वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, वो CAG हैं, वो ये है CGA, वो है कैग, ये जो है ना कैग है CAG। तो चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा भारती दास। ये तो हो गया कुल मिला के 4 बच्चा 4 गो ऑप्शन बोले, कोनो सही होबे करेगा। ये तो गलत बात हो गया, ये तो गलत बात हो गया, भारती दास। चलिए साहब देख लेते हैं। ये हाल ही में देश के 28वां लेखा महानियंत्रक जिसको बोलते हैं CGA SS दुबे बने, जो भारती दास के स्थान लिए। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। CAG कैग, इसको हिंदी में बोलते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये क्या लेखा महानियंत्रक, दोनों अलग हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए, CGA का पूर्ण रूप क्या होता है? कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स। क्या होता है? कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स। और CAG का क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और CAG नियंत्रक महालेखा परीक्षक का जो वर्णन है हमारे संविधान के अनुच्छेद कितना में है? 148 में किया गया इसके पद का वर्णन। ऐसा बात है, इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है। और नियंत्रक महालेखा परीक्षक का काम होता है कि सरकार का जो लेखा जोखा होता है उसको नियंत्रित करना। हाल ही में उत्तर पूर्व भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का शिलान्यास किस राज्य में किया गया? बताइए साहब, हाल ही में उत्तर पूर्व भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस, इस लाइन को याद रखिएगा, संपीड़ित बायोगैस अगर पूछेगा तब कौन सा राज्य हो जाएगा? बताइएगा कौन सा राज्य? असम। बहुत बढ़िया, आंसर हो जाएगा असम। याद रखिएगा असम। और आपको पता है कि GST लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? यही था, असम था। GST कब लाया गया था? 2017 को। कब लाया गया था? 2017 को। और दूसरा राज्य कौन बन गया था? बिहार बन गया था। इस बात को याद रखिएगा, बिहार बन गया था GST को लागू करने वाला। तो इसका याद रखिएगा कि संपीड़ित बायोगैस संयंत्र असम में शुरू किया गया है, जो उत्तर पूर्व का पहला जो है, उत्तर पूर्व भारत का पहला यह संपीड़ित बायोगैस संयंत्र है। चलिए साहब, अब बताइए असम के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। हेमंत बिस्वा शर्मा। हाँ चलिए, असम के कामरूप जिले में, किस जिले में? असम के कामरूप जिले में उत्तर पूर्व भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र शिलान्यास कहाँ शुरू किया गया? असम में किया गया है। और असम के किसके द्वारा? असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा शुरू किया गया। असम की राजधानी? असम की राजधानी दिसपुर। बहुत बढ़िया। और सुरमा घाटी कहाँ अवस्थित है? सुरमा घाटी कहाँ अवस्थित है? कहाँ है ये? असम में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। और डिगबोई कहाँ है? डिगबोई, ये भी पेट्रोल के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा डिगबोई। ठीक है ना, पेट्रोलियम के लिए। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग सवाल साहब। बताइए इसका आंसर क्या होगा? कि हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा पहला चिंतन शिविर का उद्घाटन किस नेशनल पार्क में किया गया? तो चिंतन शिविर का उद्घाटन जो किया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में है? असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क ये कहाँ है? असम में है। और बताइए कि ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सिंगिंग गैंडा के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सिंगिंग गैंडा के लिए ये प्रसिद्ध है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। असम में नामेरी नेशनल पार्क, नामेरी असम में है, नामेरी। और तदोबा कहाँ है? तदोबा महाराष्ट्र। तदोबा कहाँ है? महाराष्ट्र। और केबुल लामजाओ कहाँ है? मणिपुर। एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क जो किस झील में है? लोकटक झील में। किस झील में है? लोकटक झील में। भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ यह मणिपुर के लोकटक झील में अवस्थित है, याद रखिएगा साहब। और ये मीठे पानी का झील है। लोकटक झील किस पानी का झील है? मीठे पानी का झील है। चलिए इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। आयुष मंत्रालय के द्वारा पहला चिंतन शिविर का आयोजन काजीरंगा नेशनल पार्क असम में किया गया। और आयुष मंत्री कौन है अभी? सर्बानंद सोनोवाल। और आपको पता है कि असम के पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके। ठीक है साहब, एक से एक जवाब देता है सब, तो धाकड़ है सब। चलिए हाल ही में भारत एवं किस देश के वायुसेना के बीच शिन्यो मैत्री युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन किया गया? शिन्यो, बताइए क्या जाएगा? तो अभी हाल ही में भारत एवं जापान के साथ शिन्यो युद्धाभ्यास, याद रखिएगा, शिन्यो मैत्री युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन किया गया है। इस बात को याद रखिएगा साहब। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि कहाँ आयोजित हुआ, कैसे हुआ। चलिए हाल ही में जापान में
आयोजित शिन्यो मैत्री युद्धाभ्यास 2023 में भारतीय वायुसेना क्या लिया था, भाग लिया था। अब शिन्यो ये तो शुरू हुआ अभी 2023 में, इससे पहले भी हम लोग जापान के साथ करते हैं हम लोग युद्धाभ्यास, जैसे कि वीर गार्जियन युद्धाभ्यास 2023, यह भारत और जापान के बीच, और अभी हाल ही में 2023 में आयोजित हुआ है, पिछले महीना में बताए होंगे अप्रैल में, हायाकुरी में। कहाँ हुआ था, हायाकुरी में। वीर गार्जियन देख लीजिए, फिर देखिए धर्म गार्जियन, मतलब जो भी गार्जियन याद रखिए जापान में। तो धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास ये किसके बीच, भारत और जापान के बीच। और अभी हाल ही में जो हुआ था कहाँ था, इमाजो में, ये भी कहाँ हुआ था, जापान में, ये भी जापान में। ऐसे में याद रखिएगा, अभी जो भी हुआ जापान के साथ, जापान में हुआ था। और एक युद्धाभ्यास और इसके साथ करते हैं, जिममैक्स करते हैं, जिममैक्स करते हैं। तो याद रखिएगा जापान और इंडिया, ये भी जिममैक्स युद्धाभ्यास इसके साथ करते हैं। ऐसे में जिममैक्स, जैसे जापान ऐसे इंडिया। क्लियर है ना। चलिए साहब, इतना याद रखेंगे हम लोग जापान से। जापान के प्रधानमंत्री का नाम फोमियो किशिदा। क्या नाम है, फोमियो किशिदा। हाल ही में चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किसके द्वारा किया गया। चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का जो है सो आयोजन नई दिल्ली में, सबसे पहला नंबर पूछेगा कि चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। अगर ऐसा पूछा जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, नई दिल्ली में। सवाल में भी आंसर कुछ ना कुछ होता है, सवाल में भी सवाल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा साहब ओम प्रकाश बिरला। ओम प्रकाश बिरला क्या है भी, लोकसभा अध्यक्ष है। क्या है ये, लोकसभा अध्यक्ष। कौन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला है। और लोकसभा के अध्यक्ष जो है, इसके पद का जो वर्णन है अनुच्छेद कितना में किया गया है, अनुच्छेद 93 में किया गया है। इस बात को याद रखिएगा। और जब भी संयुक्त बैठक होता है, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। संयुक्त बैठक, संसद का जो संयुक्त बैठक होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, लेकिन उसका अध्यक्षता जो करता है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लेकिन संयुक्त बैठक को जो बुलाएगा वो राष्ट्रपति बुलाएगा, अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है साहब, ये सब बात हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला के द्वारा नई दिल्ली में किया गया। और इसका थीम क्या था, आइडियाज फॉर ए बेटर टुमारो, इंडिया फॉर द वर्ल्ड। आइडियाज फॉर ए बेटर टुमारो, इंडिया फॉर द वर्ल्ड, ये थीम था ये राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का। ऐसा नहीं बात है। चलिए बहुत बढ़िया, एक से एक डायलॉग मारता है सांसद सब। ऐसा में हो सकता है कि बहुत सांसद को इसका मीनिंग भी नहीं बुझाता होगा, ये अलग बातें हैं। हाल ही में केंद्रीय खाद्य मंत्री पशुपतिनाथ पारस के द्वारा श्री अन्न महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। हाँ देखिए, केंद्रीय खाद्य मंत्री सबसे पहले पूछेगा, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है, तो क्या बोलेंगे, पशुपतिनाथ पारस, रामविलास पासवान के भाई हैं साहब। और इसके द्वारा जो है सो अभी हाल ही में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया। ऐसा चलिए अब देखिएगा साहब, अब देखिए ये शुरू हुआ है कहाँ, भोजपुर में, बिहार के भोजपुर में हुआ है साहब। इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। चलिए हाल ही में मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए, मोटे अनाज याद रखिएगा, मोटे अनाज मतलब समझते हैं, जो दिखने में रहेगा छोटे अनाज तो उसको कहेंगे हम लोग मोटे अनाज। ऐसा नहीं में, जैसे कि बाजरा वगैरह हो गया, जौ हो गया, राई हो गया, ये सब क्या हो गया, मोटा अनाज हुआ। तो ये सबको बढ़ावा देने के लिए आप देखिए कि बिहार में इसका उपज थोड़ा सा कम हो गया, तो इसके बढ़ावा देने के लिए बिहार के भोजपुर जिला में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन केंद्रीय खाद्य मंत्री पशुपतिनाथ पारस के द्वारा शुरू किया गया। आप ये देख सकते हैं पशुपतिनाथ पारस जी यही हैं। चलिए नेक्स्ट देख लें साहब। अच्छा अब पहले वाला ठीक बुझा रहा था मैंने कि अभी ठीक बुझा रहा है, हाँ अभी ठीक बुझा रहा है। अच्छा लीजिए क्या बोले, कंटेंट उतना ही है जितना कंटेंट आपको लिखाते थे लाइन में, 4 लाइन में, वो 4 लाइन डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पे लगेगा कि 4 लाइन है। जब आप लाइन में लिखिएगा ना तब बुझाएगा कि यही 4 लाइन आपके 8 लाइन में बदल जाएगा, 5 लाइन में बदल जाएगा। ऐसे बात, कंटेंट उतना ही है, ऐसा नहीं है कि कंटेंट पहले के जैसा नहीं है, वैसा बात नहीं है। अगर आपको वैसे भी देते तो कंटेंट इतना ही होता है। ऐसे में क्या बोले,
और डालबे करेगा कि नहीं डालेगा कि ना, आप देखिएगा ना, डालबे करेगा। हो सकता है कि ऑप्शन सही डाल दे। चलिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा हाल ही में किस राज्य से 1300 वर्ष पुराना बौद्ध संपदा, बौद्ध स्तूप का खोज किया गया? बौद्ध स्तूप का, बताइए क्या आ जाएगा इसका आंसर? 1300 वर्ष पुराना जो है सो अभी एक बौद्ध स्तूप खोजा गया है। वो खोजा गया है कहाँ? उड़ीसा में खोजा गया है। ठीक है, थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं। एक सवाल आपका छूट गया, सो जानते हैं, आप ध्यान नहीं दिए। अच्छा, करवा देते हैं इसको, थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, उसके बाद वो करवा। 18 नंबर आपका छूट गया था। चलिए देखिएगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप का खोज जो है सो उड़ीसा के जाजपुर जिले के खोंडालाइट में किया गया। कहाँ किया गया? खोंडालाइट। जिला का नाम है जाजपुर और उस जिला में जगह जो है खोंडालाइट है। ठीक है, चलिए एक छूट गया आपका 18 नंबर, थोड़ा सा देख लेते हैं 18 नंबर। हाल ही में अडानी ग्रुप कंपनी की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में जांच समिति बनाई है? आपको पता है कि आप बहुत सारे जो है सो ये न्यूज़ में था कि अडानी इतना करोड़ का घोटाला, ये घोटाला। तो एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है जो उजागर किया था कि ये कंपनी, अडानी कंपनी घोटाला की है। तो उस कंपनी के रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट क्या किया है कि एक जांच समिति बनाई है। इस जांच समिति में 6 सदस्य हैं। उसी जो अंतर्राष्ट्रीय जो रिपोर्ट है ना, उस रिपोर्ट के आधार पर तो 6 जो है सो सदस्य हैं। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं? अभय मनोहर सप्ते। कौन है? अजय मनोहर सप्ते को बनाया गया, इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि हिंडरबर्ग रिसर्च रिपोर्ट, यही अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो जारी किया था कि अडानी ग्रुप जो है सो ये घोटाला की है, यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है। तो इसी के रिपोर्ट के आधार पर अडानी ग्रुप कंपनी की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय समिति का क्या किया? गठन किया। और सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो है अभय मनोहर सप्ते, इनकी जो है सो अध्यक्षता में क्या हुआ? ये जांच समिति गठित किया गया है। यही पढ़े हैं जो है सो अभय मनोहर। ठीक है साहब, इतना बात हम लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए भारतीय, अच्छा ये तो हो गया साहब। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। इससे होता क्या कि सवाल भी लाइन से निकल करके आ जाता है। और बहुत बच्चा की शिकायत है, सर बीच से सवाल कैसे निकलेगा? अब सवालें पहले निकाल कर दे रहे हैं। जैसे आपको याद करना, आप जैसे बोलिएगा वैसे देंगे, लेकिन आप केवल पढ़िए। चलिए जबकि इसमें जानते 3 गुना हमको टाइम लग रहा है। 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म बौद्ध महोत्सव का आयोजन द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? चलिए, तो 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म महोत्सव सम्मेलन का आयोजन किया गया है, वो भोपाल में किया गया है, मध्य प्रदेश के भोपाल में। और किसके द्वारा किया गया है? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। देखिए ये सवाल नहीं है, ये लाइन भी है कि मतलब 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म महोत्सव किसके जो है सो द्वारा किया गया इसका उद्घाटन? तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। बस यही लाइन में लिखते और ये सवाल में आया है, छूटेगा तो कुछ नहीं। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देख लेते हैं। ये 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कहाँ किया गया? भोपाल में किया गया। और इसमें 16 देशों के प्रतिनिधि क्या लिए थे? भाग लिए थे। यहाँ से बस यही सवाल आता है कि कहाँ किया गया था और कौन इसका उद्घाटन किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य का 53वां जिला मऊभंज एक नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया? क्या जाएगा? उड़ीसा। बताइए, मऊभंज है ये, मऊभंज। चलिए इसका आंसर क्या जाएगा? चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका एमपी। चलिए हाल ही में एमपी का 53वां जिला जो बना, कौन बना? मऊगंज बना है, जो रीवा जिले से क्या हो गया है? अलग होकर के बना है। अब बात आई एमपी की, तो एमपी के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ये मामा जी हमेशा लाइट में रहते हैं एकदम से। हाँ, तो ये शिवराज सिंह चौहान को एमपी में सब मामा ही बोलता है ना, मामू। ऐसे में हाँ, मामू बोलता है। पूरे एमपी की मामू हैं, पूरे मध्य प्रदेश का मामू है। और धीरे धीरे ये पूरे राष्ट्रीय स्तर का मामू हो रहे, पूरे भारत का मामू हो रहे हैं। ऐसा नहीं बात है। और ये अपने नटकबाज जो है, नटकिया स्वरूप के लिए जाने जाते हैं। आप मंच उंच पे इसको बड़ा नटकिया ढंग से देखिएगा इनको। चलिए ये किस पार्टी से है? बीजेपी से है। हाँ
भारत के हर नागरिकों को डिजिटल पेमेंट उपयोगकर्ता बनाने के लिए किस संस्था के द्वारा हर पेमेंट डिजिटल मिशन लॉन्च किया गया? बताइए। ये आरबीआई के द्वारा, ताकि हर भारतीय क्या हो जाए, डिजिटल पेमेंट उपयोगकर्ता बन जाए, मतलब हर भारतीय डिजिटल पेमेंट का प्रयोग करना शुरू कर दे। ऐसी बात है, तो ये आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया, इस बात को याद रखिएगा साहब। चलिए, तो आरबीआई के द्वारा भारत के हर नागरिक को डिजिटल पेमेंट उपयोगकर्ता बनाने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन क्या कर दिया गया, लॉन्च किया गया। बस इतना याद रखिएगा किस संस्था के द्वारा किया गया। चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री एकल महिला स्वराज योजना की शुरुआत की गई? देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा महिला स्वराज योजना, एकल महिला स्वराज योजना की शुरुआत की गई? तो इसको याद रखेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री एकल महिला स्वराज योजना किसके द्वारा? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आर्थिक सहायता करना। क्या करना? स्वयं सहायता जो होता है ना, उसके माध्यम से स्वयं सहायता को क्या करना, मदद करना, ताकि वो क्या कर सके, आर्थिक रूप से वृद्धि कर सके। ये अब बात आई उत्तराखंड की, तो बताइए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम? पुष्कर सिंह धामी है। किस पार्टी से हैं? बीजेपी से हैं। बीजेपी से है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्या हुआ। चलिए, प्रिट्जर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? प्रिट्जर का बताइए। प्रिट्जर पुरस्कार क्या जाएगा? वास्तुकारी हो जाएगा। वास्तुकारी, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं आर्किटेक्चर। क्या बोलते हैं? आर्किटेक्चर इंग्लिश में बोलते हैं, चाहे वास्तुकारी रहे या आर्किटेक्चर है। अगर प्रिट्जर रहे तब, लेकिन यही बोलेगा पुलित्जर अगर बोल देगा पुलित्जर पुरस्कार, तब बोलिएगा ये जो है पत्रकारिता के है, पत्रकारिता से है ना, पुलित्जर पत्रकारिता से, ठीक है। अब देखिए किसको मिला है, इसीलिए करके हम डाले थे सवाल, ठीक है, कि प्रिट्जर पुरस्कार 2023 ये जो दिया गया है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, किसे दिया गया है? सर डेविड एलन चिपरफील्ड। किसे दिया गया है? सर डेविड एलन चिपरफील्ड को दिया गया है प्रिट्जर पुरस्कार। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यहाँ से सवाल छपने का चांस यही रहता है कि किनको मिला है, इस नाम को जरूर याद रखिएगा, और खास करके दरोगा कई बार पूछा इसको। चलिए, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तरी इसमें तो आंसर ही लगता है नहीं दिया, ये तो गड़बड़ा गया। इसका आंसर ही नहीं है, ये तो प्रधानमंत्री हैं। पुष्पकमल दहल प्रचंड जो है ये अभी प्रधानमंत्री हैं, ये तो प्रधानमंत्री हैं, ये तो पीएम हैं, और ये जो है पूर्व राष्ट्रपति, पहले ये थी पूर्व राष्ट्रपति, ये पूर्व प्रधानमंत्री, ये पूर्व पीएम, और ये भी इससे पहले यही थे, इससे पहले यही थे, ये भी पूर्व प्रधानमंत्री, और इससे पहले ये थे, ठीक है। तो ये हाँ समर्थन दे दिया है, देख लीजिए। नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल बने। कौन बने? रामचंद्र पौडेल बने हैं, जो विद्या देवी भंडारी के स्थान पर बने हैं। तो नेपाल के पीएम का नाम पुष्पकमल दहल प्रचंड। क्या नाम है? पुष्पकमल दहल प्रचंड, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, मार्च 2023 के किस देश के माउंट मेरापी ज्वालामुखी में अचानक उद्गार शुरू हो गया? बताइए। तो ये हो जाएगा आंसर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी नूसांटारा। बकलोल कहीं का, 1000 दिन बोले हैं नूसांटारा। अब मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। तो और बताए तुर्की की राजधानी? तुर्की ही है, बकलोल कहीं का। इस्तांबुल कहाँ की राजधानी है? नाम बदल के क्या तुर्की का तुर्की है, क्योंकि राजधानी हो गया तुर्की है। तो अगर नाम रख दें, नाम है अनिका, रख देंगे अनिकीय, तो क्या आपके घर का नाम हो जाएगा?
चलिए, और हवाई द्वीप का राजधानी, हवाई द्वीप की राजधानी कहाँ है? यह अमेरिका का एक द्वीप है, अमेरिकी महादेश का हवाई द्वीप, बहुत इंपॉर्टेंट द्वीप है, कई बार सवाल यहाँ से आया है। इसकी राजधानी है होनोलुलु। क्या है? होनोलुलु। क्या है? होनोलुलु। ठीक है, ऐसे में क्या याद रखेंगे? हाँ, होनोलुलु। ठीक है, चलिए चलिए साहब, 11 मार्च 2023 को इंडोनेशिया का माउंट मेरापी, आप देखिए ज्वालामुखी फटा था इंडोनेशिया में, से पहले भी तो बीपीएससी पूछा था, तो इसीलिए करके याद रखिएगा। 11 मार्च 2023 को इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी है, वो अचानक उद्गार हो गया और यह जावा द्वीप पर स्थित है। कहाँ स्थित है? जावा द्वीप पर स्थित है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा जोर से फट गया है। चलिए चलिए नेक्स्ट बताएं अब। चलिए, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ बनाया जा रहा है? पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर बताइए कहाँ होगा? उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? उत्तराखंड में तीर्थ कॉरिडोर। याद रखिएगा, तीर्थ यात्रा घुमावेगा, 4 धाम तोरा घुमावेगा। ऐसे में नौकरी मिले या नहीं मिले, पहले 4 धाम घुमा देवेगा, ऐसे में बात है। हाँ, देखिए, भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर उत्तराखंड में 900 किलोमीटर का बनाया जा रहा है, जो 4 धाम यात्रा से क्या हो जाएगा? शुरू किया जाएगा। ऐसे में चलिए, किस राज्य सरकार के द्वारा आरोग्य महिला योजना की शुरुआत की गई? बताइए, आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर इसका हो जाएगा तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। चलिए, देखिए, हाल ही में तेलंगाना राज्य के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को। चलिए, तो अब देखिए इसकी शुरुआत कब हुआ? महिला दिवस के अवसर पर किया गया था, आरोग्य महिला योजना की शुरुआत की गई थी। अब देखिए तेलंगाना सरकार के द्वारा किया गया, तो बताइए, तेलंगाना का सीएम के चंद्रशेखर राव, और अभी हाल ही में उन्होंने अपनी पार्टी का नाम बदल करके कर लिया भारत राष्ट्र पार्टी। क्या कर लिया? भारत राष्ट्र पार्टी, BRS, भारत राष्ट्र पार्टी कर लिया। अब बताइए तेलंगाना की स्थापना कब हुआ? 2 जून 2014 को। इसकी राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। और अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गया है कहाँ? विशाखापट्टनम। कहाँ हो गया है? विशाखापट्टनम। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया साहब, अति सुंदर, अति सुंदर। चलिए, एशिया का सबसे बड़ा गार्डन ट्यूलिप कहाँ स्थापित किया गया है? बताइए, जो समान नागरिकों के लिए खोल दिया गया है। चलिए, याद रखिएगा, कौन सा गार्डन है? ट्यूलिप गार्डन। कौन गार्डन? ट्यूलिप गार्डन। कहाँ है ये? श्रीनगर में। कहाँ है ये? श्रीनगर में, जो एशिया का सबसे बड़ा है। एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा, आप देख लीजिए यहाँ पे ट्यूलिप गार्डन, तो देख रहे हैं, तो ट्यूलिप गार्डन। चलिए, अब देखिए, एशिया का सबसे बड़ा गार्डन ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में जनता के लिए खोल दिया गया। ठीक है, अब जनता जा सकते हैं आप लोग। यह श्रीनगर के जबरन पर्वत होगा, जबरान पर्वत श्रृंखला के तलहटी में, मतलब उसके तराई क्षेत्रों में 74 एकड़ क्षेत्र में 5600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 5600 फीट की ऊंचाई पर 74 एकड़ में फैला हुआ है, और कौन पर्वत के तलहटी में? जबरान पर्वत के तलहटी में अवस्थित है। ऐसी बात है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्यूलिप गार्डन को। कौन? ये झील है, ये झील है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, स्विस फर्म के द्वारा जारी वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा? इंडेक्स तो छपेगा, बताइए इसमें कौन सा स्थान रहा हम लोगों का?
हाँ, वायु में 8वां, वायु में हम लोग वायु गुणवत्ता में, मतलब अगर जहाँ पर वायु गुणवत्ता सबसे बढ़िया रहेगा वो आएगा पहला स्थान पर, जहाँ खराब रहेगा वो उतना जो है सो आगे बढ़ते चले जाएगा। तो आप देखिएगा 8वां पे भारत का स्थान 8वां, इससे पहले कहाँ था 5वां पे, पहले था 5वां, अब हो गए हम लोग 8वां। ऐसा नहीं बात है, याद रखिएगा। प्रेस में हम लोग कौन से स्थान पर हैं? प्रेस की स्वतंत्रता में 161वां, कितना है? 161वां, बहुत बढ़िया। और उसके बाद बोलिएगा खुशहाली में, खुशहाली में 126वां, 126वां। अगर बोलेगा बौद्धिक संपदा में, बौद्धिक संपदा में 42वां, अब 42वां हो गया, ठीक है, अभी ताज़ा इसी में पढ़ाए हैं, 42वां हो गया। ऐसे बात है, इस बात को याद रखिएगा। अब भूखमरी अगर पूछेगा, भूखमरी में हम लोग हो गए 107वां, कितना हो गए? 107वां, ठीक है। और पर्यावरण निस्वादन में हम लोग हैं 180वां, अंतिम स्थान पे, अंतिम स्थान पे। हम तो बोले ना, सबका साथ और सबका विकास अगर होता रहा तब कोई दिक्कत नहीं है। वो दिन दूर नहीं है कि हम लोग भूखमरी में चले आएंगे सबसे अंतिम में, वो दिन नहीं दूर है कि खुशहाली में भी हम लोग। चलिए, बहुत बढ़िया। सबका साथ और सबका क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए, ऐसा बात है। चलिए चलिए देखिए साहब, स्विस फर्म के द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक 2022, इसमें सबसे प्रदूषित जो रहा है कौन रहा है? चांड। अब चांड रहा, तो चांड की राजधानी नदजामेना, कहाँ है? नदजामेना। भारत का स्थान 8वां, और दूसरा स्थान पर कौन रहा? इराक। इराक की राजधानी बगदाद। बस इतना ही बात याद रखिएगा। चलिए, हाल ही में किस देश के द्वारा समुद्र के नीचे, वो कितना देश है उसको इसी लेकर के नहीं लिखे हैं, ठीक है, जहाँ पर जितना ज़रूरत है ना उसको उतना ही लिखना है, फिर वो लिस्ट बन जाएगा। चलिए, और उतना तो पूछेगा नहीं। चलिए, हाल ही में किस देश के द्वारा समुद्र के नीचे CO2 को स्टोर करने के लिए ग्रीनलैंड परियोजना विश्व में पहली बार चलाया गया? फिनलैंड। आकि ग्रीनलैंड? फिनलैंड। चलिए देखिए, ये कैसी परियोजना है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जित होता है वायुमंडल में फैल जाता है, तो बोला कि सब कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ लेंगे और समुद्र के तौर में घुसा देंगे। ऐसा बात है, ऐसा परियोजना है, समझ जाइए। तो हाल ही में किस देश के द्वारा समुद्र के नीचे CO2 को स्टोर करने, जमा करने के लिए, और जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगा वहाँ फिर उसको यूज कर लेंगे। ऐसी बात है। तो ग्रीनलैंड परियोजना के विश्व में पहली बार चलाया गया, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या जाएगा? फिनलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिनलैंड हो जाएगा। चलिए देखिए, CO2 को समुद्र के नीचे स्टोर करने के लिए ग्रीनलैंड परियोजना का प्रारंभ करने वाला दुनिया का पहला देश और डेनमार्क था। हाँ, अभी हम लोग फिनलैंड कौन सी में पढ़ रहे थे? हाँ, नहीं, क्या बोले? इसका आंसर जो है ना, मेरे समझ से फिनलैंड होना चाहिए था। फिनलैंड ही होना चाहिए था। इसमें कैसे होगा मिस्टेक हो? नहीं, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, इसमें पहली बार लिखा हुआ क्या? हाँ, पहली बार लिखा हुआ है तो डेनमार्क हो जाएगा। पहली बार ये कर रहा है, डेनमार्क कर रहा है, ठीक है। और इसी के आधार पर अब ये भी कर रहा है। तो पहली बार, क्योंकि दोनों साथ ही क्या है, तो इसका परियोजना पहले पूर्ण हुआ है। एक ही जगह पर दोनों चीज़ें था, याद रखिएगा। आप लोग ग्रीनलैंड नहीं, हम लोग ग्रीनलैंड इसलिए दिए थे। अच्छा, ऑप्शन हम जो सेट किए थे जानबूझ के, यहाँ जो है ना ग्रीनलैंड लिखा हुआ, तो सब लोग ग्रीनलैंड समझेगा, समझ रहे हैं? इसी वजह से हम लोग जानबूझ के दिए। दूसरी बात है, इसको ख़त्म करने का हम थोड़ा सा तरीका अपना रहे, प्रयास कर रहे हैं। चलिए देख लीजिए कि CO2 को समुद्र के नीचे स्टोर करने के लिए ग्रीनलैंड परियोजना का प्रारंभ कौन करने वाला है? डेनमार्क करने वाला है। डेनमार्क किया है। इसके तहत 2030 तक 8 मिलियन टन CO2 स्टोर करने की योजना है। अब बात आई डेनमार्क की। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम क्या है?
मेटे फ्रेडरिक्सन, क्या नाम है? मेटे फ्रेडरिक्सन। चलिए सर नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग साहब। 13वां बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास। 13वां बोल्ड कुरुक्षेत्र, आपको पता है बोल्ड केकरा साथ होता है। 13वां बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन भारत एवं किसके बीच हुआ? सबसे पहला नंबर हम पूछे किसके बीच हुआ, तो आप बोलेंगे मैंने, तब ना बोलेंगे क्या कहते हैं सिंगापुर ना, आप बोलेंगे कहाँ हुआ तब ना बोले जोधपुर। हाँ, सवाल की प्रकृति पूछ समझा करिए। तो ये किसके बीच हुआ है? सिंगापुर के साथ हुआ। कहाँ हुआ ये? जोधपुर। जोधपुर कहाँ है ये? राजस्थान में। बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका आयोजन हुआ जोधपुर राजस्थान में हुआ। भारत और किसके बीच हुआ? सिंगापुर के बीच। सिंगापुर के बीच। और कैसा है ये? थल सैनिक है। अब देखिए इसके साथ सिंगापुर के साथ एक और होता है सिम्बेक्स होता है, भारत और सिंगापुर के बीच। और कैसा है ये? नौ सैनिक है। बहुत बढ़िया साहब। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग साहब। हाल ही में विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? बताइए। ब्रांड एम्बेसडर विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का बड़ा भी आई है, तो मैरी कॉम। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा साहब मैरी कॉम। याद रखिएगा, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है MC मैरी कॉम एवं फरहान अख्तर। कौन बने हैं? MC मैरी कॉम एवं फरहान अख्तर, दोनों को बनाया गया है। मैरी कॉम का संबंध जो है कहाँ से है? मणिपुर से। तथा हाँ क्या बोले? किसका? इसका नहीं है, कहाँ से है? मणिपुर से। और फरहान का जो संबंध है कहाँ से है? मुंबई से है। ठीक है साहब, याद रखिएगा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर मैरी कॉम। ठीक है साहब। हाल ही में किस देश के द्वारा मैकमोहन रेखा को औपचारिक रूप से मान्यता दिया गया है? कि कौन सा देश? मैकमोहन रेखा किसके बीच है? भारत और चीन के बीच है। तो बहुत सारा ऐसा देश है जो मैकमोहन रेखा को नहीं मानता, यहाँ तक कि चीन भी नहीं मानता। वो कहता अरुणाचल प्रदेश हमर है, खास करके अरुणाचल प्रदेश को लेकर के वो कहता अरुणाचल प्रदेश हमर है, मैकमोहन रेखा का हम वैल्यू नहीं देते हैं। लेकिन आज पहली बार कोई देश है जो खुल करके आया कि नहीं, मैकमोहन रेखा जो है वो जो है सो वही निर्धारित जो है सो रेखा है भारत और चीन के बीच, और उसको औपचारिक रूप से मान्यता दिया है। तो कौन दिया है? USA दिया है, अमेरिका दिया है। ठीक है साहब, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। हाल ही में मैकमोहन रेखा को औपचारिक रूप से अमेरिका मान्यता दिया है। विशेष करके ये अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रों के पक्ष में इन्होंने मान्यता दिया, जो बार बार जो वहाँ पे विवाद होता है तो उसके पक्ष में दिया है कि मैकमोहन रेखा ही उसकी निर्धारित रेखा मानी जाएगी। ठीक है, अमेरिका ये बातें कहा है। चलिए, हाल ही में भारत एवं किस देश के बीच डीजल परियोजना के लिए मैत्री पाइपलाइन की शुरुआत की गई है? चलिए, क्या हो जाएगा आंसर? बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। बहुत बढ़िया। बांग्लादेश के साथ हम लोग 131 किलोमीटर का हम लोग डीजल के लिए मैत्री पाइपलाइन जो है सो मैत्री एक्सप्रेस चलता है किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच। मिताली एक्सप्रेस भारत और बांग्ला मिताली। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग साहब। हाल ही में डीजल परियोजना के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन भारत एवं बांग्लादेश के बीच शुरू किया गया है। और बांग्लादेश के जो PM है कौन है? शेख हसीना है। और यहाँ के राष्ट्रपति अभी ताज़ी बने हैं, अभी बासियों नहीं हुआ है, याद रखिएगा, मोहम्मद शहाबुद्दीन। कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। ऐसी बात है, इस बात को याद रखिएगा, शायद पिछले करंट अफेयर में ये भी लिखाए थे हम लोग। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम साहब। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? बताइए, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो आंसर हो जाएगा साहब शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास क्या है? RBI के भी गवर्नर हैं, RBI के गवर्नर हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, तो ये प्राप्त करने वाले ये दूसरे व्यक्ति हैं। अभी तक जो ये पुरस्कार मिला है ये दूसरे व्यक्ति हैं जिसे मिला है। तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स के द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 ये जो दिया गया है शक्तिकांत दास को दिया गया है। इससे पूर्व जो है 2015 में यह अवार्ड
पूर्व जो गवर्नर थे रघुराम राजन को, ये पहला व्यक्ति थे भारत के जिसे ये गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया था। दूसरे स्थान पर आ गए शक्तिकांत। ठीक है साहब, चलिए बहुत बढ़िया, अति सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए चलिए, हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क कितने राज्यों में शुरू किया जा रहा है, स्थापित करने की घोषणा की गई है, बताइए। पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क ये जो है सो टोटल 7 राज्यों में घोषित किया गया है। हर राज्य में एक एक जो है सो टेक्सटाइल पार्क बनेगा। मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क 7 राज्यों में एक एक बनेगा। हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। ये 7 राज्य जैसे तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना हो गया, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, एमपी हो गया, यूपी हो गया, और इस सब में जो है सो एक एक पार्क स्थापित किया जाएगा। जैसे आपको बिहार के बजट में पढ़ाए होंगे कि मुजफ्फरपुर में जो है सो टॉय पार्क बनाया जाएगा। बेगूसराय में आपको बताए थे कि इलेक्ट्रॉनिक और क्या कहते हैं मेडिकल से संबंधित जो है सो पार्क बनाया जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या ये सारी वस्तुएं का निर्माण होगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा साहब, तो ईरानी कप 2022-23 रेस्ट ऑफ इंडिया किसे हराकर विजेता बना। तो सबसे पहला नंबर पूछा जाएगा कि ईरानी कप का संबंध किस खेल से है, तो क्या से है, क्रिकेट से। पूछा जाएगा विजेता कौन बना, तो क्या बोलेंगे, विजेता कौन बना इसका। एक बात बताएं, हमको लगता है कि अब गोईठा में ना घी घस दिया पूरा, अब अभी गोईठा को जलाइए देना चाहिए। ऐसा बात सीधा लाइन में लिखा हुआ है कि ईरानी कप 2022-23 रेस्ट ऑफ इंडिया किसे हरा कर जीता विजेता बना है। तो विजेता कौन बनेगा, हाँ विजेता कौन बनेगा, रेस्ट ऑफ इंडिया बनेगा। जब लिखा हुआ कि रेस्ट ऑफ इंडिया किसे हरा कर विजेता बना है, तो इसका मतलब ये विजेता बना है। मैंने दिया तले अंधेरा, गजब का स्थिति है। मतलब इसका मतलब सवाल पर ध्यान नहीं देते, सीधा वहां ध्यान देते हैं। चलिए आपको बार बार बोल रहे कि सवाल में भी बहुत सारे सवाल छिपा हुआ है, पहले सवाल बारीकी से पढ़िए। ईरानी कप 2022-23 इसका संबंध किससे है, क्रिकेट से है। इसका विजेता कौन बना, रेस्ट ऑफ इंडिया बना। कौन बना है, रेस्ट ऑफ इंडिया। और उप विजेता कौन बना है, एमपी बना है, जो रणजी ट्रॉफी 2022 का क्या रहा है, ये विजेता रहा है, और उसको हरा दिया रेस्ट ऑफ इंडिया। टीम का नाम है रेस्ट ऑफ इंडिया। चलिए लोग आदमी एकदम नहीं ठीक है। हॉकी इंडिया के द्वारा पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया, बताइए किसे दिया गया। चलिए साहब हरमनप्रीत को दिया गया। चलिए तो ये आपका गड़बड़ हो गया, ये दिया गया हॉकी इंडिया ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार हार्दिक सिंह को दिया। किसे दिया, हार्दिक सिंह को दिया। अब देखिए दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वो क्या सवाल था, सवाल देखिए, सवाल को तो आपसे हॉकी इंडिया है यानी इंडिया का जो संस्था है हॉकी टीम का, वो दिया है, वो दिया हार्दिक सिंह को। और यही पूछता आपको अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी, तब बोलते हैं हम लोग हरमनप्रीत सिंह को। सवाल की प्रकृति तो हम समझते नहीं है। और महिला वर्ग में पूछेगा तो सविता पूनिया को दिया गया। किसे दिया गया, सविता पूनिया को। चलिए साहब इतना याद रखेंगे। चलिए अगला है कि पोषण पखवाड़ा 2023 का थीम क्या था, बताइए। एक साथ स्वस्थ भारत की ओर, एक साथ आत्मनिर्भर भारत की ओर, एक साथ त्वरित परिवर्तन के साथ आत्मनिर्भर भारत, नए भारत, स्वस्थ भारत। चलिए एक साथ स्वस्थ भारत की ओर, इसका आंसर होगा ए नंबर आंसर होगा, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। ऐसे बात है। चलिए बाकी सब तो ऑप्शन ऐसे तैयार किया गया था। चलिए पोषण पखवाड़ा 20 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल 2023 तक को मनाया गया। इसकी शुरुआत जो हुई थी 2018 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इसका थीम जो था सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वस्थ भारत की ओर,
एक साथ स्वस्थ भारत की ओर, ठीक है, इसका थीम था। चलिए नेक्स्ट देखिए साहब, विश्व क्षय दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 24 मार्च को क्षय दिवस मनाया जाता है, यानी टीवी दिवस। चलिए अब कुछ दिवस है उसको हम लोग देख लेते हैं कि विश्व वन्य जीव दिवस ये 3 मार्च को, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस ये 4 मार्च को। जन औषधि दिवस 7 मार्च को कब से मनाया जाने लगा? 2019 से। अंतर्राष्ट्रीय मतलब जहिया से आया ना दिवसों कितने बना दिया है, वीर बाल दिवस, पराक्रम दिवस, तो क्या कहते हैं वो 14 अगस्त को कौन सी बनाया जा रहा था? विभिष्का दिवस। चलिए 7 मार्च 2014 को। अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब? 14 मार्च को। और थीम क्या था गणित का? सभी के लिए गणित। क्या था? सभी के लिए। विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च को। और इसी दिन आपको पता है कि खुशहाली रिपोर्ट जारी हुआ था जिसमें भारत का स्थान। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। और इस विश्व जल दिवस का जो है सो थीम क्या था? त्वरित परिवर्तन। क्या था? त्वरित परिवर्तन। शहीद दिवस 23 मार्च को। आपको पता है कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दिया गया था, राजगुरु और सुखदेव को। तो उसी के अवसर पर जो है सो उसी के शोक में हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं, ठीक है ना, उसके शोक में हम लोग मनाते हैं। चलिए विश्व क्षय दिवस ये 24 मार्च को। और इसका थीम क्या था? यस वी कैन इन टीवी। क्या? यस वी कैन इन टीवी, ठीक है। सवाल ये है, सवाल ये छपेगा, सवाल ये छप जाएगा। अब कौन में छपेगा ये नहीं पता है, लेकिन सवाल ये छपेगा। चलिए देखिए एबल पुरस्कार 2023 का विजेता लुइस कैफरली का संबंध किस देश है? सबसे पहला नंबर ये आपको पता है कि नोबेल पुरस्कार तो दिया जाता है, कितने क्षेत्र में दिया जाता है? ये नोबेल नहीं है, ये एबल पुरस्कार है। लेकिन नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में। उसमें देखिएगा गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। तो इसीलिए करके एबल पुरस्कार को ही गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। तो पूछा जाएगा कि गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहते हैं? क्या बोलेंगे? एबल पुरस्कार को। क्या बोलेंगे? एबल पुरस्कार को। ऐसे बातें। चलिए अब देखिएगा कि बोलता है कि लुइस कैफरली जो है ये किस देश से जुड़े हुए हैं? क्या बोलेंगे हम लोग? अर्जेंटीना से। कहाँ से है? अर्जेंटीना से। अर्जेंटीना की राजधानी हाँ ब्यूनस आयर्स। तो चलिए ब्यूनस आयर्स। चलिए देखिए साहब एबल पुरस्कार 2023 के जो विजेता बने हैं वो बने हैं लुइस कैफरली बने हैं। कहाँ के? ये अर्जेंटीना के। और ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में किया जाता है और इसे गणित का नोबेल कहा जाता है, ठीक है साहब। ये आप देख सकते हैं इनको कैफरली को। हाँ ये लुइस बाबा यही हैं, लुइस कैफरली बाबा, ठीक है, कैफरली बाबा है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई प्रमुख कौन बनी है? न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी। बताइए एनडीबी का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है एनडीबी का मुख्यालय? एडीबी का बाबू है, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मनीला, ठीक है। हम तो जानते थे इसीलिए ना पूछा, मनीले बोलिएगा, ठीक है। ये है न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी। तो ये सब बात न बोलिएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डिल्मा रूसेफ हो जाएगा। और इसका मुख्यालय होगा शंघाई में होगा। इसका मुख्यालय क्या होगा? शंघाई होगा साहब। चलिए देख लीजिए। चलिए देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए प्रमुख डिल्मा रूसेफ बनी है जो मार्को ट्राइजो का स्थान लेंगे। किसके स्थान पर? मार्को ट्राइजो। और याद रखिए इतनी बड़ी संस्था का कोई महिला बन गई है तो ये वीवीआई, और वीवीआई इसलिए भी बन जाता, आप देख ही रहे हैं। चलिए डिल्मा रूसेफ ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुकी हैं,
ब्राज़ील की हैं, ब्राज़ील के पूर्व ये राष्ट्रपति भी रह चुकी हैं। तो एनडीबी का मुख्यालय कहाँ है? शंघाई, ये कहाँ है? चीन में। और एनडीबी की स्थापना कब हुआ? 15 जुलाई 2014 को। एडीबी, क्योंकि आप कंफ्यूज करते थे इसी वजह से इसको लिख दिए हैं एडीबी, नेशनल एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में। ठीक है। ब्राज़ील के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा, लुला दा सिल्वा, बताए ना। चलिए आप ये देख लीजिए, डिल्मा रोसेफ। ठीक है, ये हंस रही है। बताइए। अच्छा, हाँ, ऐसा पोज अगर मारेगी रोज तो बताइए फिर से राष्ट्रपति बना देगा ब्राज़ील का लोग, है कि नहीं। हाल ही में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू? देखिए, जिस पर जितना मजाकिया कमेंट आप करिएगा ना, ये नहीं कि उस पर जो है सो आप गलत तरीक़ा से, बस ये होता है जिस पर जितना आप टाइम देते हैं वो चीज़ें ज़्यादा समय तक आप पर। चलिए, हाल ही में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? बताइए। छत्तीसगढ़। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा साहब छत्तीसगढ़। ठीक है। तो मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य है निजी भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देकर काष्ठ आधारित उद्योग को क्या करना? बढ़ावा देना। मतलब निजी जो भूमि है मतलब प्राइवेट भूमि, उस भूमि पर वृक्षारोपण करके काष्ठ आधारित उद्योग, काष्ठ मतलब क्या? लकड़ी का उद्योग, लकड़ी के उद्योग को क्या करना? बढ़ावा देना। वृक्ष लगाएंगे निजी भूमि पर तो फिर उससे लकड़ी होगा और फिर उसका उद्योग क्या होगा? बढ़ेगा। ऐसा बात है, इसे लेकर के। चलिए, बहुत बढ़िया, अति सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, हाल ही में देश का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित गंधमर्दन पहाड़ी किस राज्य में है? बताइए। 37वां जैव विविधता ओडिशा। क्या हो जाएगा आंसर? ओडिशा हो जाएगा साहब। आंसर क्या जाएगा? ओडिशा। हाल ही में गंधमर्दन पहाड़ी को देश का 37वां जैव विविधता जो है सो विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह ओडिशा के बरगद एवं बोलांगड़ जिला में अवस्थित है। बड़दर जिला और बोलांगड़ जिला में स्थित है। इसे आयुर्वेदिक स्वर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयुर्वेदिक स्वर्ग भी कहा जाता है। इस बात को याद रखिएगा साहब। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बस इतना ही। किस राज्य से कौन सा योजना था? मार्च 2023 में नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी, अभी आपको बताए थे कि विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो था, इसमें जो है सो ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? बिजनेस बनाया मैरी कॉम और फरहान अख्तर को। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी नई दिल्ली में हुआ आयोजित। पूछा जाएगा कि विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन 2023 में कहाँ हुआ? क्या बोलेंगे हम लोग? नई दिल्ली में हुआ। और नई दिल्ली में हुआ तो बताइए कि इसमें कौन जो व्यक्ति हैं जो स्वर्ण पदक जीत करके आई हैं? बताइए। चलिए, सभी हो जाएगा साहब। मुक्केबाजी याद रखिएगा, स्वीटी बुरा और निखत जरीन, लवलीना बोरगोहेन, ये सब है मुक्केबाजी से संबंध। कई बार पूछ देगा कि निखत जरीन का संबंध किससे है, लवलीना बोरगोहेन का संबंध किससे है, तो याद रखिएगा। ठीक है साहब। हाँ, सब स्वर्ण पदक जीती हैं। देख रहे हैं? तो देख रहे हैं, फहरा दिया पूरा तिरंगा। चलिए, मार्च 2023 में नई दिल्ली में आयोजित महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में, अब देखिए, हुआ नई दिल्ली में। कहता है ना, कुछ खैनो बॉल कुछ देखनो बॉल। तो यहाँ पर भीड़ जो होगा वो जो है सो दर्शक का तो भारतीय समर्थक होगा। तो कुछ खैलो बॉल कुछ देख लो बॉल, कुछ अपनी शक्ति और कुछ बाहरी शक्ति ऐसे में। तो चलिए, तो नीतू घनघस, आपको पता ही है कि ये मुक्केबाजी से संबंध है। तो ये 48 किलोग्राम वाले भार में जो है सो ये भाग लिए थे। लवलीना बोरगोहेन ये 75 kg में, स्वीटी बूढ़ा ये 81 kg में, और निखत जरीन ये 50 kg में। और सब कौन सी पदक जीती हैं? स्वर्ण पदक जीती हैं। ऐसे बात है। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। क्या बोले? चलिए, इतिसी देवाखंड पाठ समाप्त भवत। चलिए,
ये आपका जो है सो मई क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्लियर है ना। चलिए